हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए, जिसका नाम है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी या मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है पीरियोडिक टेबल आपको 9th से पढ़ाई जाती है, कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12वें में, बीएससी में और एमएससी में भी बड़े लेवल तक आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं और इसका यूज करते हैं। समझ लीजिए, काश ये आवर्त सारणी अच्छे से समझ में आ जाए। अरे पूरी केमिस्ट्री आवर्त सारणी तो है। अगर ये आवर्त सारणी अच्छे से समझ में आ जाए तो समझ लीजिए केमिस्ट्री के तो आप ज्ञाता बन गए। इसीलिए जितनी मैक्सिमम हो सके आप आवर्त सारणी की नॉलेज ले लो। इसलिए मैं आपके लिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की 100% नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, पूरी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। मैं वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लंबा होने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में आपके आते हैं और 11th क्लास की तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो खैर शुरुआत करते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। प्यारे बच्चों देखो, मैं एक बात बता देता हूं आपके लिए। आप देखो बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, आपको रोकने वाले काफी लोग होंगे, आपको डीमोटिवेट करने वाले काफी लोग होंगे। लोग तुमसे कहेंगे, जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या आप सोचते हैं क्लास में टॉप हो जाएं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लोग कहेंगे रहने दे, तुझ पे नहीं हो पाएगा, रहने दे, तुझ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हारा भी जवाब अच्छा होना चाहिए। तुम भी उसको कह देना अपन साला करेगा, तू सह नहीं पाएगा। ठीक है? तो साला बिल्कुल रुकेगा नहीं, पढ़ेगा। ठीक है ना? तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में डिस्कशन करें। देखो, जो मेंडलीव नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या काम करा, जो तत्व थे ना, उसमें जब इन्होंने ये आवर्त सारणी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दी थी, तो उसमें मात्र 63 तत्व ही ज्ञात थे। कितने? 63 तत्व ही ज्ञात थे उस वक्त। तो उन्होंने ज्ञात 63 तत्वों को क्या काम किया, एक जैसे कि वो होते हैं ना कुछ पेपर ये पेपर, चौखुटे पेपर काटे उन्होंने, ऐसे करे पेपर। ठीक है, ऐसे पेपर काटे हैं उन्होंने, ऐसे पेपर काट करके इन्होंने एक बोर्ड पे सेट कर लिए। देखो उस बात को मेरी समझने की कोशिश करो बेटा। मेंडलीव जी ने पेपर को ऐसे काट करके एक बोर्ड पे सेट किया। बताऊंगा इसका मतलब क्या है, क्यों सेट करने से क्या लाभ हुआ इसको। तो बेटा चौक गिर गया, चौक उठा लूँ मैं। ऐसे उन्होंने पेपर को काट करके बोर्ड पे सेट किया, पेपर को चिपका लिया ऐसे करके, और पेपर को चिपका करके उस पेपर पर उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे और उनकी प्रॉपर्टियां लिखी। ठीक है? तो बहुत सारे थे, 63 इन्होंने ऐसे बना लिए बॉक्स टाइप के एक पेपर पे। वो सारे पेपर उन्होंने बोर्ड पे चिपका दिए, दीवार पे चिपका दिए। फिर उन्होंने क्या काम किया, जो बेटा आप ये चिंता मत करना कि आपको लिखना है, लिखवाने की गारंटी मेरी है, मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब तक कहा ना है आप नोट मत करना बेटा, समझते रहो। जब कहा जाए तभी नोट करना है। ठीक है? अभी समझते रहो। तो उन्होंने क्या काम किया बेटा, पेपर के बहुत सारे एक ये चौखूटे करे पेज काटे, बॉक्स जैसे काटे। ठीक है? एक कार्ड जैसे काटे, और कार्ड को ऐसे करके इन्होंने 63 कार्डों को बोर्ड पे ऐसे लगा लिया, और इन कार्डों पर इन्होंने तत्व के नाम लिखे, 63 तत्वों के नाम। तो मैं कुछ तत्वों के नाम लिखता हूँ। ठीक है? उसमें हाँ ध्यान रखना, उस वक्त अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, अक्रिय गैसों की खोज इस वक्त नहीं हुई थी। ठीक है? अक्रिय गैसों को जानकारी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ मान लीजिए सल्फर है। ठीक है? और भी बेटा एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, मान लीजिए कैल्शियम है, यहाँ फास्फोरस है, और यहाँ पर ब्रोमीन तो है, हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, कैल्शियम, कार्बन लिख लो। ठीक है? एल्युमिनियम लिख लो। ठीक है? तो ऐसे ही उन्होंने कुछ तत्व लिखे, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आपके लिए, इतने ही काफ़ी हो गए। नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए मैग्नीज हो गया, Mg।
ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही बेटा कुछ बॉक्स जैसे बनाए दीवार पर, मतलब कुछ कागज़ के बॉक्स जैसे चिपकाए, उन पर सब तत्वों के नाम लिखे जो जो ज्ञात थे। उस वक्त 63 तत्व ज्ञात थे। कौन कौन से तत्व ज्ञात थे मैं सब बताऊंगा आपके लिए, बिल्कुल चिंता मत करो। 63 तत्व उन्होंने ऐसे लिखे बोर्ड पर, ठीक है। उसके बाद इस कागज़ पर जो कागज़ चिपके हुए थे, इन सब पर उनकी प्रॉपर्टियाँ लिखी, इनका वेट कितना है, वजन कितना है, इनका भार नोट किया इन कागज़ पे ही, ठीक है। और इसकी विभिन्न केमिकल और फिजिकल मतलब भौतिक और रासायनिक गुण भी कुछ कुछ लिख दिए, घनत्व कितना है, भार कितना है और संयोजकता कितनी है, ऐसी काफ़ी चीज़ इन्होंने नोट कर ली। नोट करके दीवार पे चिपका दिए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या काम किया, मेंडलीव जी ने तत्व के भार लिखे हुए थे। जैसे इस पर मान लीजिए इस पर 1.0008 लिखा हुआ था, निकाल लिया था उन्होंने तोल करके, जैसे भी निकाला हो, ठीक है। सोडियम का मान लीजिए यहाँ पे 23 लिखा हुआ था, तो ऐसे ही उन्होंने भार लिख लिए थे। यहाँ पे मान लीजिए 35.5 लिख लिया था उन्होंने, ऐसे ही उन्होंने भार लिख लिए थे। तो उन्होंने क्या काम किया, भार के अकॉर्डिंग, मतलब तत्वों को परमाणु भार के अकॉर्डिंग या उनके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में लगाया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया। और इस प्रकार जैसे उन्होंने देखा हाइड्रोजन है, ठीक है, उन्हें तत्वों को परमाणु भार के क्रम में तो लगाया ही लगाया, साथ में ये ध्यान रखा कि रासायनिक और भौतिक गुणधर्म वाले जो तत्व हैं वो एक के नीचे एक आ जाएं। आ रही है बात समझ में, जैसे कि एक के नीचे आ जाएं, जिसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान है वो एक के नीचे एक आ जाएं। और इन्होंने तत्व को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तो लगाया ही लगाया, ठीक है। जैसे उन्होंने ये ध्यान रखा कि एक जैसे गुणधर्म वाले एक के नीचे एक रहें, मतलब समूह में रहें। जैसे हाइड्रोजन है, ये प्लस आयन बना सकता है, तो इसको इन्होंने यहाँ रख दिया मान लीजिए, ठीक है। और लिथियम है, ये भी एक प्लस आयन बना देता है, ये भी एक प्लस आयन बना देता है, तो इन्होंने लिथियम को इसके नीचे रखा, ठीक है। और पोटेशियम भी ऐसा ही गुणधर्म रखता है, इसको भी इसके नीचे रखा। और सोडियम को इसके नीचे रखा, पोटेशियम उसके नीचे रखा, ठीक है। तो इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तो रखा ही रखा तत्वों को, साथ ही साथ उन्होंने इस प्रकार रखा कि जो एक जैसे गुणधर्म वाले तत्व हैं वो एक के नीचे एक रहें, एक समूह में रहें, अर्थात एक जैसे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व जो हैं वो एक के नीचे एक रहें। और तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से उन्होंने सेट किया, ठीक है। जैसे हीलियम खोज नहीं हुई थी, ही होता है, हीलियम खोज नहीं हुई थी इस वक्त, ठीक है। आता है, फिर ही आता है, फिर ली, और फिर बी आता है, बी ई इसके सामने रखा, ठीक है। बी ई देखा, परमाणु भार के अकॉर्डिंग सामने रखा, फिर ही ली बी, फिर बक। इस प्रकार इन्होंने आवर्त सारणी बनाई। मतलब इन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी थी बेटा, इन्होंने अपने आवर्त सारणी परमाणु, देखो इन्होंने जो 63 तत्व इस वक्त ज्ञात थे, इन्होंने 63 तत्वों को क्या करा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। और यह ध्यान रखा कि जो तत्व हैं उनके रासायनिक भौतिक जो गुणधर्म हैं वो एक ही समूह में आना चाहिए। इन्हें इस प्रकार अपनी आवर्त सारणी बनाई। अब आपका मन करता होगा सर आवर्त सारणी थी कैसे, दिखा तो दो। अभी मैं आपको आवर्त सारणी दिखाऊंगा वो, ठीक है। पहले बात को समझ लो, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों के, फिर ध्यान समझेंगे। इन्होंने क्या करा, पहले कागज़ पे लिख करके ऐसे लटका दिए सबको, ठीक है। फिर इन्होंने इस प्रकार से उनको अरेंज किया कि समान गुणधर्म वाले हैं वो एक के नीचे एक आ जाएं। मतलब ये समान गुणधर्म वाला था तो इसके नीचे इसको लगा दिया, इसके नीचे इसको लगा लिया, इसके नीचे इसको लगा दिया, समान गुणधर्म वाले एक के नीचे एक आ जाएं, ये बात ध्यान रखा। और इन्होंने देखा कि हमारी जो आवर्त सारणी बन रही है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बननी चाहिए। दो बातों पर इन्होंने ध्यान रख करके अपनी आवर्त सारणी बनाई, ठीक है, 63 तत्वों की। क्लियर हो रहा है। लेकिन बेटा ऐसा है कि इन्होंने कुछ अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान भी छोड़ दिए थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बताएंगे आपके लिए। फिलहाल अभी इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, मूल आवर्त सारणी की लिखो। मेंडलीव ने उस समय ज्ञात, लिखो, मेंडलीव ने उस समय ज्ञात 63 तत्वों को, मेंडलीव ने उस समय ज्ञात 63 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। तो इस प्रकार उन्होंने मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी बनाई। तो अब बात आती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में बहुत सारे रिक्त स्थान भी छोड़े गए, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इस बात को लिख लीजिए। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नई लाइन से बनाकर लिखिएगा।
मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी बनाते समय यह ध्यान रखा कि जो तत्व गुणों में समानता प्रकट करते हैं वो एक के नीचे एक आए, वो एक दूसरे के नीचे आए या एक ही समूह में आ जाएं। उन्होंने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा उन्होंने अपनी मूल आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ दिए थे, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगी मूल आवर्त सारणी, अभी मैं समझाऊंगा उसके लिए। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, एक बात सुनो, काम की है, मैं इसको मिटा देता हूं, उसका समझाऊंगा आपके लिए। अभी स्क्रीन पे दिखाई देगी मूल आवर्त सारणी आपको। ठीक है, तो बेटा ये जो मूल आवर्त सारणी थी ना, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, ध्यान समझना पड़ेगा। देखो इन्होंने ये फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल थी, जो फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल उनकी प्रकाशित हुई थी, ठीक है, वो 1869 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1869 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1869 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। कितने को? 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, और जो 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, 63 एलिमेंट्स की ये प्रोडक्ट टेबल बनी हुई है। मेंडलीव की ये फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल है, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट वर्गीकरण था, ये था 1869 में। तो 63 तत्वों को इन्होंने अरेंज किया है। और इस आवर्त सारणी में जो इन्होंने भार बताए हैं या जो भी चीज़ बताई हैं वो सब कुछ ओरिजिनल है। उसके बाद बेटा 1995 में 1905, ठीक है बेटा, 1905 में जो आवर्त सारणी है इसको दोबारा थोड़ा बहुत संशोधन करके, मतलब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थोड़ा बहुत संशोधन करके साइंटिस्टों ने भार थोड़ा बदल करके, थोड़ा संशोधन करके दोबारा प्रकाशित किया है। 1905 में। उसको भी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। यही आपकी NCERT बुक में देखने को मिल जाती है। 1905 वाली NCERT बुक है में दी हुई है। और जितनी भी हमारे जो पुस्तकें हैं, जो हम पढ़ते हैं बेटा, उन सभी में सन 1905 वाली NCERT, जो 1905 वाली मूल आवर्त सारणी दी हुई है। तो इसमें बेटा 63 तत्व नहीं है, इसमें 63 तत्व नहीं दिए हुए हैं। इसमें आप काउंट करेंगे तो 65 या 66 के आसपास बैठते हैं। ठीक है, कितने बैठते हैं इसमें? 65 या 66। लेकिन बेटा हमें मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को समझने के लिए दोनों चीज़ समझनी होगी, हमें यहाँ समझना होगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट्स थे, तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 63 तत्व ही थे। उस वक्त 63 तत्व ही ज्ञात थे, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं मैं। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल 1869 वाली, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी स्क्रीन पे दिखाई देगी आपके लिए। ठीक है, और 1905 में जो आवर्त सारणी दोबारा ये दिखाई गई, इसको भी मूल आवर्त सारणी ही कहते हैं। इसमें तत्व ज़्यादा हैं, लेकिन ये तत्व नहीं मानेंगे, तत्व उन्हीं को मानेंगे। तत्व बाद में बढ़ा दिए हैं उन्होंने, साइंटिस्टों ने। देखो जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी, इसमें तो अक्रिय गैस भी नहीं रखी गई है। अक्रिय गैस कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि खोज ही नहीं हुई थी। लेकिन 1905 में दोबारा ये आपकी बुकों में जो छपी हुई है ना, NCERT बुक में, उसमें अक्रिय गैस भी रखी हुई है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिलहाल आप इसको देखेंगे, पहले फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल को देखेंगे, जो फर्स्ट 1869 में उन्होंने बनाई थी मेंडलीव जी ने। वो आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा अभी। और रिक्त स्थान थे छोटे, वो भी बताऊंगा सारी चीज़ें। उसके बाद बेटा जो 1905 में दोबारा बनाई गई, दोबारा नहीं मतलब वही आवर्त सारणी, थोड़ा बहुत संशोधन करके दिखाया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 63 तत्व ही ज्ञात थे मेंडलीव के समय। जो आपकी किताब है बेटा उसमें कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको 63 ही याद रखनी है, ध्यान रखना। तो मैं अब आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, उसका फिर से इस चीज़ को समझाऊंगा बोर्ड पर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए अब स्क्रीन पर। ठीक है बेटा, स्क्रीन पर समझ लो, उसके बाद मैं फिर से समझाऊंगा बोर्ड पर आपको। तो आ जाइए स्क्रीन पर। तो बेटा देख लो, जो मेंडलीव थी उनकी शक्ल कैसी थी, ये ऐसे थे मेंडलीव। बाल कटवाने के लिए पास पैसे उसे नहीं थे, पता नहीं क्या बात है, ऐसे मेंडलीव थे हमारे। ठीक है, तो इन्होंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल दी थी 1869 में, वो प्रोडक्ट टेबल ये है। इनकी जो बुक 1869 में प्रकाशित हुई थी बेटा, उसमें ये फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल दी हुई है।
लेकिन अपनी किताबों में ऐसी नहीं है, अपनी किताबों में इस टाइप की दी होगी, इस टाइप की। ठीक है, मैं इसके बारे में समझाऊंगा। फिलहाल ये 1869 वाला देख लीजिए। इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो बेटा 63 एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, तो देखो 63 एलिमेंट्स हैं पूरे। मैं काउंट कर दिखा देता हूँ आपको। देखो एक जैसे गुणधर्म वाले एक जैसे नीचे रखे हुए हैं। देखो हाइड्रोजन और लिथियम जैसे गुणधर्म रखते हैं तो जैसे नीचे रखे हुए हैं बेटा। अगर काउंट करेंगे तो 63 एलिमेंट ही बैठेंगे पूरा। आप काउंट करते रहना आराम से वीडियो पोस्ट करके। ठीक है, मैंने बता दिया 63 एलिमेंट्स ही होंगे इसमें। तो इन्होंने इस प्रकार से ये फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल अपनी दी थी। तो इस प्रोडक्ट टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और खाली जगह छूटी हुई है और लिखा हुआ है 45। देखो बेटा ये छूटा हुआ है, ये देखो ये देखो है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बताया था ये तत्व, क्वेश्चन मार्क मतलब है ये तत्व भविष्य में खोजा जाएगा। क्या कहा था बेटा? ये तत्व भविष्य में खोजा जाएगा जिसका परमाणु भार 45 होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इन्होंने ऐसे बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए। देखो ये बीच में रिक्त स्थान छूटा हुआ था, है ना। एक ये मिल गया, दूसरा रिक्त स्थान ये तो 2 मिल गए, 3 मिल गए, 3 रिक्त स्थान छूटे हुए मिल गए, और ऐसे ही देखो चौथा रिक्त स्थान मिल गया। तो इन्होंने 4 रिक्त स्थान अपने आवर्त सारणी में छोड़ दिए थे। उनके परमाणु भार जो लिखे हुए दिख रहे हैं बेटा आपके लिए 45, 68, 70, 100 और 80, ऐसे इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, है ना। और रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, कहा था ये भविष्य में ये 4 तत्व भविष्य में खो जाएंगे, और इन 4 तत्वों की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। ठीक है, 4 तत्वों की भविष्यवाणी कर दी थी और इनके परमाणु भार बता दिए थे, काफ़ी गुणधर्म बता दिए थे। अभी मैं इस पर और चर्चा करूँगा। और इन्होंने कुल मिलाकर के पूरी आवर्त सारणी में इस प्रकार बहुत सारे और भी रिक्त स्थान छोड़े थे, जहाँ पर इन्होंने कहा था टोटल 10 तत्वों की खोज होगी। ठीक है, और इनमें से 4 तत्वों की इन्होंने बिल्कुल सटीक यहाँ पर इन्होंने बता दिया था। 4 तत्वों की भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है, अभी आपको सब कुछ लिखवाया जाएगा, आप बस ध्यान सुनते रहिए, भी समझते रहिए। तो ये प्रोडक्ट टेबल तो बेटा आपकी बुक में नहीं दी हुई होगी ये वाली, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप इंटरनेट से निकलवा लेना। ठीक है, इसको नेट से आप निकलवा लेना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। बेटा ये देखो 63 तत्व इसमें ज्ञात है। यहाँ से हमें क्लियर होता है कि 63 तत्व उस वक्त ज्ञात थे नहीं फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल में। 1869 में ये बुक में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं अब 1905 में जो हमारे जो बुक्स में दी हुई है, हमारे बुक्स में ऐसी दी हुई है, ये देखो ये दी हुई है बेटा एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ समझते हैं, यहाँ से समझते हैं प्रोडक्ट टेबल को। तो इस प्रोडक्ट टेबल में से कोई प्रॉब्लम नहीं है खास, खाली इतनी ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इसमें 63 तत्व नहीं, कुछ ज़्यादा तत्व दिए हुए हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि उसमें कितने तत्व ज्ञात थे, उस वक्त 63 तत्व ही ज्ञात थे। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ इसको काउंट करेंगे तो आप उसमें 65 बैठेंगे लगभग, लेकिन कितने तत्व ज्ञात थे उसमें? मात्र 63 तत्व ही ज्ञात थे। ये बात आप याद रखना। अब देखो बेटा इस आवर्त सारणी से समझो थोड़ा सा। इस आवर्त सारणी में खास बात मैं आपको समझाता हूँ बेटा। इसमें भी दो रिक्त स्थान छूटे हुए हैं। देखो ये रिक्त स्थान है 44 लिखा है, ये रिक्त स्थान है 68 लिखा है, ये रिक्त स्थान है 72 लिखा है, ये रिक्त स्थान है 100 लिखा हुआ है ना। और बाकी देखो बेटा ये रिक्त स्थान काफ़ी छूटे हुए हैं। ऐसे ही उन्होंने 10 जगह छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था इन 10 की खोज होने के बाद में भरे जाएंगे, और 4 तत्वों की, ये जो 4 तत्व हैं इनकी तो भविष्यवाणी भी कर दी थी कि इनके गुणधर्म क्या होंगे। बात समझ में आ रही है? जो समझा रहा हूँ तो उतना समझो बेटा, ठीक है ना। तो देखो इन्होंने ये 44वां तत्व छोड़ दिया था, लेकिन ध्यान रखेंगे इन्होंने जो तत्व छोड़ा था ये बोरॉन के नीचे बॉक्स बना के छोड़ा था। क्या? बोरॉन के नीचे बॉक्स बना के छोड़ा था। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इस तत्व का इन्होंने इस वक्त नाम दे दिया था एका बोरॉन। क्या कहा था इसके लिए? एका बोरॉन। सब कुछ लिखवाया जाएगा, सब कुछ, खाली समझते रहिए इसको। तत्व को बोरॉन के नीचे इन्होंने बॉक्स छोड़ा था। बोरॉन के नीचे क्या छोड़ा था बेटा? बॉक्स छोड़ा था, और बॉक्स में इन्होंने लिख दिया था सिर्फ 44। क्या लिखा था? 44 और रिक्त स्थान छोड़ दिया था। इसको इन्होंने क्या नाम दिया था? कहा था यहाँ पे जो तत्व खो जाएगा उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? एका बोरॉन। क्या रखा था? एका बोरॉन। ठीक है, तो पहला तत्व था उसका नाम रखा था उन्होंने एका बोरॉन। दूसरा एल्यूमिनियम के नीचे रिक्त स्थान छोड़ा गया। देखो दूसरा एल्यूमिनियम के रिक्त स्थान छोड़ा गया था, इसके लिए इन्होंने कहा था एका एल्यूमिनियम। क्या कहा था? एका एल्यूमिनियम। क्यों कहा गया है बेटा? क्योंकि बोरॉन के नीचे, मतलब बोरॉन के ये एक एलिमेंट्स एल्यूमिनियम छोड़ करके, देखो बोरॉन के एक एल्यूमिनियम छोड़ करके नीचे रखा गया, इसलिए कहा गया एका बोरॉन, मतलब बोरॉन के एक नीचे। ठीक है, एका बोरॉन। अब देखो यहाँ एल्यूमिनियम के एक इसके नीचे ये रखा गया है, तो इसको कहा गया एका एल्यूमिनियम। क्या कहा गया है? एका एल्यूमिनियम। तो पहला एलिमेंट समझाएगा, पहला एलिमेंट कौन सा है? एका बोरॉन। दूसरा कौन छोड़ा गया? एका बोरॉन। इनकी भविष्यवाणी कर दी थी इन्होंने। इनका बता दिया था परमाणु भार 44 होगा, परमाणु भार 68 होगा। उस वक्त खोज नहीं हुई थी, मगर भविष्यवाणी कर दी थी इन्होंने पहले से पहले ही। ठीक है, उसके बाद
जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे टाइटेनियम आता है, ये छोड़ करके इसके नीचे यहाँ पे 72 लिखा गया था और यहाँ पे बॉक्स बना दिया गया। तो बेटा सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन के नीचे देखो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे क्या था टाइटेनियम, सिलिकॉन के नीचे क्या था टाइटेनियम, और इसके नीचे टाइटेनियम के नीचे एक रिक्त स्थान छोड़ा जहाँ 72 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये 72 दिख रहा है आप लोगों को, 72 लिखा हुआ है। तो बेटा इसको इन्होंने कहा ई का सिलिकॉन, इसको हम ES से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसका प्रतीक क्या है बेटा ES। यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, रिक्त स्थान छोड़ा और 72 लिख लिया, और क्या लिख दिया यहाँ पे हल्का सा लिख दिया ES। इसका मतलब इसका नाम क्या रखा ए का सिलिकॉन। इन्होंने कहा कि ये तत्व जब तक खोजा नहीं गया है, तब तक खोजा नहीं जा रहा है, तब तक इस बॉक्स का नाम क्या होगा ए का सिलिकॉन इन्होंने इसके लिए कहा। और इसका एटॉमिक वेट जो कितना होगा वो 72 होगा। ठीक है, तो बेटा पहले तत्व को ये इन्होंने एक तत्व को ए का बोरॉन कहा, दूसरे को ये ए का एल्युमिनियम, तीसरे को ए का सिलिकॉन। इन सबके वेट भी बता दिए, मतलब इनके कुछ भौतिक रासायनिक गुणधर्म भी बता दिए और इनके वजन भी बता दिए क्या क्या होंगे। और बेटा जो मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ के नीचे इन्होंने मैग्नीज के नीचे एक रिक्त स्थान छोड़ा। ये देखो मैग्नीज के नीचे क्या था बोरॉन, बोरॉन के नीचे क्या था मैग्नीज, तो ए का मैग्नीज कहा गया। इसको EM से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहा गया ए का मैग्नीज कहा गया। ठीक है, तो मैंने इनके नाम लिख रखे हैं, आप देख लेना। अभी आप बहुत अच्छे से समझो बेटा। तो ये प्रोडक्ट टेबल है, ये प्रोडक्ट टेबल हमारी जो दी है ये बालाजी प्रकाशन की बुक में दी हुई है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, ले लो और उसको निकलवा लेना चाहो तो। ठीक है, इंटरनेट से निकलवा लेना बेटा इसको। ठीक है, और समझ में आया आपको। 4 रिक्त स्थान देखो, एक बोरॉन के नीचे एका बोरॉन, इसको बोलते हैं एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन और इसको एका मैग्नीज। ठीक है, बाद में ये तत्व खोजे गए तो इसका नाम होगा स्कैंडियम, इसका नाम होगा बता दूंगा मैं अभी। ठीक है, इसका नाम हो जाए टेक्नीशियम, मैंने लिख रखे हैं, बता देता हूँ बेटा अभी। ठीक है, अभी इसकी मैं चर्चा करूँगा, इस वाली आवर्त सारणी की भी। ठीक है, फिलहाल अभी देखो जो अभी आप समझते हुए चलिए, लिखवाया जाएगा भी, आपको सब क्रम से लिखवाया जाएगा बेटा। ठीक है, अभी आप समझते हुए चलिएगा। देखो जो भविष्यवाणी वाले तत्व थे भार सहित, देखो उन्होंने पहले तत्व क्या कहा था एका बोरॉन, दूसरे को एका एल्युमिनियम। तो एका बोरॉन के लिए ऐसे प्रतीक दिया था, एका एल्युमिनियम के लिए ऐसा प्रतीक दिया था, एका सिलिकॉन के लिए ये प्रतीक दिया था, एका मैग्नीज के लिए ये प्रतीक दिया था उन्होंने। उस वक्त जब उन्होंने बताया तो इसका भार 44 बताया था इन्होंने। एका एल्युमिनियम को हम EA से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने 68 भार बताया था, इसका भार उन्होंने 72 बताया था, इसका भार उन्होंने 100 बताया था। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं EB को, इसको बोलते हैं एका बोरॉन। क्या पढ़ते हैं इसको एका बोरॉन, इसको पढ़ते हैं एका एल्युमिनियम, इसको पढ़ते हैं एका सिलिकॉन, इसको क्या पढ़ते हैं एका मैग्नीज। क्लियर। और जब ये तत्व की खोज की गई, तो ये बॉक्स में जो नया तत्व भरा गया इसकी खोज की गई, स्कैंडियम इसका नाम रखा गया। स्कैंडियम प्रतीक होता है SC, इसको बोलते हैं स्कैंडियम। जो एका बोरॉन उस वक्त बोलते थे जब मेंडलीव के टाइम में, अब उसको क्या कहते हैं एका सिलिकॉन। और उस वक्त जब एक्सपेरिमेंटल द्वारा इसका जो भार निकाला गया था वो था 44.1 AMU, 44.1। लेकिन मेंडलीव कितना बता गए थे, मेंडलीव बता गए थे इसका 44। तो कुल मिलाकर के देखो मेंडलीव की कितनी हद तक बात मिलती जुलती है। मेंडलीव 44 आ गए हैं, लेकिन निकला कितना है 44.1। अब एका बोरॉन को वर्तमान में क्या कहते हैं, एका बोरॉन को अब वर्तमान में बोलते हैं स्कैंडियम। ठीक है, जैसे अब पेपर में बेटा आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है एका बोरॉन को कहते हैं, या एको बोरॉन की खोज होने के बाद इसका नया नाम रखा गया, क्या रखा गया स्कैंडियम। ठीक है, अब एका एल्युमिनियम को क्या कहते हैं बेटा गैलियम, क्या बोलते हैं गैलियम। उस वक्त इसका भार 68 था, बाद में जब भार निकाला गया तो 69.7 था, लगभग मिलता जुलता है। एका सिलिकॉन को अब क्या कहते हैं जर्मेनियम, 72.3, पहले 72 बताया था मेंडलीव जी ने। एका मैग्नीज को क्या बोलते हैं एका टेक्नीशियम, इसको बोलते हैं टेक्नीशियम, क्या बोलते हैं टेक्नीशियम। इसका भार 99 होता है, तो काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये 4 तत्व थे जिन्होंने और मेंडलीव जी ने इनकी भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी, है ना। और 10 रिक्त स्थान छोड़े थे उस समय पे। तो जो अच्छा अब मैं आपको बता दूं बेटा, इन जो तत्व जो ये हैं इनकी खोज किसने की थी। जैसे कि मान लीजिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम की खोज किसने की थी ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्कैंडियम की जो खोज थी वो की थी, देखो मैं आपको बता दूँ, ये है देखो स्कैंडियम जो है इसकी जो खोज की है लार्स फ्रेडरिक निल्सन। ठीक है, और जो गैलियम है इसकी जो खोज की है पॉल एमिल, यहाँ मैंने लिख रखा है। और जो कब की थी इसकी 1879 में। ठीक है, और जो गैलियम है इसकी जो खोज की है, गैलियम की खोज की है पॉल एमिल
लेलोलक डी वाइसवर्डन, ठीक है, और 1875 में किया है, 1875 में। और जर्मेनियम की खोज इन्होंने की थी, और टेक्नीशियम की खोज इन्होंने की थी एमिलियो और सग्रे ने, ठीक है। और जो भविष्यवाणी में टोटल 10 तत्वों की भविष्यवाणी की गई थी, वो जो 10 तत्व हैं वो बेटा ये हैं आपके 10 तत्व जो भविष्यवाणी की गई है। खोजे गए 10 तत्वों के नाम हैं स्कैंडियम, गैलेनियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, ठीक है। ये सारे 10 तत्व मैंने लिख दिए हैं जो टोटल खोजे गए हैं, ठीक है बेटा। लेकिन जो 4 तत्व थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। चलो अब ये हमने आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट टेबल के लिए समझ लिया है। अब इसके लिए हम कॉपी में लिखें कैसे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एनसीईआरटी का भी थोड़ा सा समझ लो बेटा। एनसीईआरटी बुक में हमारी ये प्रोडक्ट टेबल दी हुई है, एनसीईआरटी बुक में ये वाली प्रोडक्ट टेबल दी हुई है बेटा, समझ में आ रही बात। तो इसमें जो दी हुई है इसमें प्रोडक्ट टेबल बेटा ये तब की दी हुई है जो 1905 में दोबारा प्रकाशित की गई थी, लेकिन वास्तव में सही सबसे सटीक प्रोडक्ट टेबल ये वाली है, ये, ठीक है। ये समझने के लिए कि 63 तत्व ज्ञात थे, सिर्फ इतनी सी बात समझने के लिए है। और इससे भी अच्छी प्रोडक्ट टेबल ये तत्व ये वाली हो जाती है। इसमें हमारे लिए एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन, सब कुछ क्लियर हो रहा है बिल्कुल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 63 से थोड़े से 2 तत्व ज़्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसकी क्या काम करना बेटा, इसकी फोटो स्टेट निकलवा लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो स्टेट निकलवा लेना, ये लगा लेना, मूल आवर्त सारणी पे लगा लेना, चिपका लेना ये, ठीक है। और इसकी भी आप फोटो स्टेट निकलवा लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी लगा लेना आप, समझ में आ रही है बात, यह बना लेना आप। अब बात करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है उसका क्या हाल है बेटा। एनसीईआरटी बुक में दो प्रॉब्लम क्या है प्रोडक्ट टेबल में। एनसीईआरटी बुक में देखो यहाँ पर जो लिखा है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये उस वक्त खोज नहीं हुई थी बेटा। ये इसमें ये ज़बरदस्ती में लगा दिया गया है, बाद में ये 1905 में दोबारा सेट किया गया है ये, ठीक है। तो इतना मटेरियल नहीं होना चाहिए था, ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक में ये दी हुई, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, ये गलत नहीं है बेटा, लेकिन उस समय 63 तत्व ज्ञात थे वो यहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये चीज़ बाद में 1905 में लगाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर मात्र 2 तत्वों को दिखाया जा रहा है। देखो यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए था, गैलियम यहाँ रिक्त स्थान होना चाहिए था, उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा था आवर्त सारणी में, यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए था एक सिलिकॉन के, ये दिया हुआ है। ये 2 ही दिए हुए हैं, बाकी तो कहीं दिया ही नहीं है। टेक्नीशियम तो दिया ही नहीं है आवर्त सारणी में, ठीक है, वो खोजा भी नहीं गया था। तो खैर इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो इसको ज़्यादा अच्छा सा मैं नहीं मानता हूँ। फिलहाल ये 2 आवर्त सारणियाँ हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको हम लिखें कैसे। तो ये दोनों आवर्त सारणी को फोटो स्टेट निकलवा लेना, ठीक है, चिपका लेना आप इसी चैप्टर में जहाँ पे मूल आवर्त सारणी का रहा है वहीं का चिपका लेना आप, ठीक है। तो इसके बारे में लिखे कैसे इस पर चर्चा करते हैं। चलो अब बोर्ड पे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो बोर्ड पे पढ़ते हैं आप, तो बोर्ड पे चलो चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। मैं आपको बोल बोल के सारी चीज़ें लिखवाता हूँ, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो बेटा, आप मेन लीफ की आवर्त सारणी क्या है ये लिख चुके हो, ठीक है। इसके बाद आपने नई लाइन से नया पॉइंट बना के अभी लिखा था, आपको मैंने लिखवाया था कि मेन लीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी बनाते समय यह ध्यान रखा कि जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं वो एक के नीचे एक आ जाएं या एक ही समूह में आ जाएं। ये 2 पॉइंट लिख चुके हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, लिखो तीसरा पॉइंट। ऐसा करने के क्रम में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में 10 रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। ऐसा करने के क्रम में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में 10 रिक्त स्थान छोड़ दिए थे और उन्होंने बताया था कि भविष्य में ये तत्व खोजे जाएंगे, और इन रिक्त स्थानों में भरे जाएंगे, ठीक है। वीडियो पोस्ट कर इतना लिखते रहो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 10 अज्ञात तत्वों में से 4 तत्वों की 10 अज्ञात तत्वों में से 4 तत्वों की 10 अज्ञात तत्वों में से 4 तत्वों की उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी और
इन तत्वों और इन तत्वों के परमाणु भार और इन तत्वों के परमाणु भार भी बता दिए थे, और इन तत्वों के परमाणु भार तथा कुछ गुणों के बारे में इन्होंने बता दिया था। ठीक है, इतना नोट करो बेटा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी के नीचे। देखो बेटा, इन्होंने इन चार तत्वों के लिए इन चारों तत्वों के लिए बोरॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज के नीचे रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और इन तत्वों का नाम क्रमशः बेटा ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मिटा देता हूँ। और इन तत्वों के नाम क्रमशः इन्होंने क्या दिया बेटा, एका एल्युमिनियम, क्या नाम दिया, एका एल्युमिनियम बेटा, एका बोरॉन, क्या नाम दिया, एका बोरॉन। ठीक है, एका बोरॉन, और फिर एका एल्युमिनियम, और एका सिलिकॉन एंड एका मैग्नीज दिया बेटा। इन्होंने जो बोरान था बेटा, बोरान, एल्युमिनियम और सिलिकॉन और आपका मैग्नीज था, इनके नीचे बेटा इन्होंने एक तत्व छोड़ करके कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। इस टाइप से लिखना नहीं है अभी आपको, ये लिखना सिर्फ यहाँ तक है, मैं समझा रहा हूँ। बोरॉन के नीचे रिक्त स्थान छोड़ा था इन्होंने, एल्युमिनियम के नीचे एक तत्व छोड़ के नीचे रिक्त स्थान छोड़ा था, इसके नीचे एक तत्व छोड़ कर रिक्त स्थान छोड़ा था, और इसके नीचे एक तत्व छोड़ कर रिक्त स्थान छोड़ा था, और यहाँ पे इन्होंने एक रिक्त स्थान छोड़ा था। ठीक है, तो इन्होंने इस तत्व को क्या कहा था, इस तत्व को इन्होंने कहा था, यहाँ पे इसको प्रदर्शित किया गया था EB से एका बोरॉन, इसको एका एल्युमिनियम कहा गया था, इसका एका सिलिकॉन कहा गया था, और इसको एका मैग्नीज कहा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में बेटा तत्वों की खोज हुई तो इसमें तत्व भरे गए, यहाँ स्कैंडियम भरा गया, तो एका बोरॉन के लिए फिर क्या कहने लगे हम, एका स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम को खोजा गया बेटा, एका एल्युमिनियम क्या कहा गया, गैलियम, क्या कहा गया, गैलियम। और एका सिलिकॉन की बाद में खोज हुई तो इसको बोलते हैं एका जर्मेनियम, और इसको बोलते हैं एका टेक्नीशियम, बाद में ये खोजे गए। इस प्रकार अभी आपको ये लिखना नहीं है, यहाँ तक लिखना है। आपको क्या लिखना है इसके बाद अभी मैं आपको समझाता हूँ बेटा। ठीक है, तो मैं इनको मिटा देता हूँ। तो बेटा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। और जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ बेटा आपको, ये बहुत कम किताबों में लिखी हुई मिलेगी, लेकिन कंपटीशन लेवल के लिए आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपको क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, ना आपको कोचिंग में कोई इतना ज़्यादा पढ़ाएगा, लेकिन आप यहाँ पढ़ लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बेटा आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो
अब बेटा लिखेंगे भविष्यवाणी वाले तत्व, ठीक है। मैं मतलब वही उसी जो अभी लिखा था हमने एक बोरॉन क्रमशः करके, उसी के नीचे अब लिखेंगे भविष्यवाणी वाले तत्व कौन कौन से हैं, भविष्यवाणी वाले तत्व, ठीक है। भार सहित, हम भार भी लिखेंगे ब्रैकेट में उनके, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। और जो तत्व खोजे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, खोजे गए तत्व, ठीक है। खोजे गए तत्व के बारे में भी चर्चा हम करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो दो भविष्यवाणी तत्व कौन कौन से थे भविष्यवाणी वाले, एका बोरॉन था और एका एल्युमिनियम था और एका सिलिकॉन था और एका मैग्नीज था। ये तत्व तो थे, ठीक है ना। तो इनका जो भार था उस वक्त, भार जो अपने मेंडलीव थे उन्होंने भार बताया था इसका 44, और इसका कितना बताया था 68, और इसका भार कितना बताया था 72, और इसका भार कितना बताया था 100 बताया था। इनको हम पढ़ते कैसे हैं, एका बोरॉन में लिख देता हूँ, पढ़ते कैसे हैं इसको, बोलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे बेटा। इसको हम पढ़ेंगे एका बोरॉन, और ऐसे लिखना है एका बोरॉन स्मॉल में, ठीक है। एका बोरॉन, इसको हम पढ़ते हैं एका बोरॉन। इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे हम एका एल्युमिनियम, और इसको हम पढ़ेंगे एका सिलिकॉन, इसको हम पढ़ते हैं बेटा एका मैग्नीज, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये जो तत्व हैं ये खोजे गए हैं, और खोजने के बाद इनके नए नाम क्या रखे गए हैं उस पर भी हम ज़रा चर्चा करेंगे अब, ठीक है। वर्तमान में बेटा खोजे गए तत्व हैं, इनको हम बोलते हैं गैलियम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा जर्मेनियम, ठीक है। पहला जो है बेटा इसको बोलते हैं स्कैंडियम, क्या बोलते हैं इसको, स्कैंडियम, और इसको स्कैंडियम बोलते हैं बेटा, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम गैलियम, इसको बोलते हैं जर्मेनियम, और इसको बोलते हैं हम टेक्नीशियम, ठीक है। इसका पूरा भी नाम लिख देता हूँ ब्रैकेट में। अच्छा, इसका जो वजन है वो नया कितना पाया गया, नया वजन जो इसका निकाला गया, नया वो जब ये खोजा गया स्कैंडियम के फॉर्म में, तब इसका वजन कितना था, तो इसका भार था बेटा 44.1। इसका भार कितना था, इसका था 69.7। इसका कितना भार था, इसका था बेटा 72.3, और इसका कितना था 99। इसका भार जब खोजा गया तब निकाला गया, ठीक है। तो इसको स्कैंडियम बोलते हैं, ये स्कैंडियम खोजा गया, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम, ठीक है ना। तो स्कैंडियम को भी ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना, इसकी स्पेलिंग भी, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, स्कैंडियम, इसको क्या बोलते हैं गैलियम, इसको क्या बोलते हैं बेटा जर्मेनियम, और इसको बोलते हैं टेक्नीशियम, बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। तो ये 4 तत्व थे जिनकी भविष्यवाणी की गई थी उस वक्त। एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीज कहा गया, इनको ऐसे पढ़ते हैं हम। लेकिन भविष्य में ये तत्व जो खोजे गए हैं तो उसको स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम नाम दिया गया, ठीक है। पहले इनके भार कितने बताए थे, मेंडलीव जी ने 44 बताया था, लेकिन खोजा गया तब कितना, इतना पाया गया, लगभग मिलता ही जुलता है। जब मेंडलीव ने बताया था 68 बताया था, लेकिन अब कितना पाया गया, इतना पाया गया बेटा। अब 72 बताया गया, 72.3 पाया गया। यहाँ 100 पहले बताया गया था, लेकिन जब खोजा गया टेक्नीशियम उसका नाम रखा गया, तब इसका 99 बताया गया। अच्छा, एक मन में प्रश्न अब ये उठता होगा कि सर ये खोजा किसने था। अच्छा क्वेश्चन है, सर ये खोजा किसने था। तो स्कैंडियम की खोज किसने की थी, मैं अभी आपके बोर्ड पे सब कुछ लिख करके बताऊंगा कब कब ये खोजे गए थे। तो इसको मैं फटाफट मिटा लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आपके लिए, काफ़ी ये वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना इतना, ठीक है।
बेटा नोट करते हुए चलो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किताबों में बहुत मुश्किल से मिलेगा, ढूंढोगे तो मुश्किल से मिलेगा। क्लासरूम में भी इतना नहीं कराया जा रहा है ना, कोचिंग में इतना कराया जाएगा आपके लिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इनके बारे में कुछ और जानकारी। तो अब पॉइंट बना करके हेडिंग डाल लीजिएगा, भविष्यवाणी वाले चार तत्वों के खोजकर्ता, है ना। भविष्यवाणी वाले चार तत्वों के खोजकर्ता, भविष्यवाणी वाले चारों तत्वों के खोजकर्ता से डालो, भविष्यवाणी वाले चार तत्वों के खोजकर्ता। तो बेटा एक टाइप हम लिखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से थे जो खोजे गए हैं, और फिर हम दूसरे लिखते हैं डिस्कवर्ड बाई, मतलब किस किस ने डिस्कवर्ड किया है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, देखो पहला था हमारा स्कैंडियम खोजा गया है, दूसरा गैलियम, तीसरा जर्मेनियम, GE है जर्मेनियम, और उसके बाद टेक्नीशियम। ठीक है, तो स्कैंडियम खोज किसने की थी, इनके बारे में आपको बताता हूँ। बेटा इसकी जो खोज की थी ना, इसकी खोज स्कैंडियम, इसकी खोज की है लार्स फ्रेडरिक निल्सन। ठीक है, लार्स फ्रेडरिक निल्सन। कब की थी, इन 1879, इस वक्त इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, हिंदी में भी लिख देता हूँ, आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। लार्स फ्रेडरिक निल्सन। क्लियर। अच्छा गैलियम की खोज किसने की थी बेटा, गैलियम की, तो गैलियम का मैं लिख देता हूँ पॉल एमिल लिको, LECO, ल्यूक डी बोस-बॉर्डन, BOIS, बोस, BAUDRAN, बॉस-बॉर्डन। कब की थी बेटा, इन 1875। ठीक है, अब इसको हिंदी में पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इन्हें कहते हैं पॉल एमिल लेकोक डी बोइस बॉर्डन। ठीक है, अच्छा जर्मेनियम के खोजकर्ता कौन थे, इस पर भी चर्चा कर लें बेटा। जर्मेनियम के जो खोजकर्ता हैं क्लीमेंस ए विंकर, विंकलर इन 1886 में इसकी खोज की थी। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे इसको क्लीमेंस ए विंकलर। ठीक है, ये इसके हिंदी में हो गया। अच्छा टेक्नीशियम की खोज किसने की थी, टेक्नीशियम के बारे में लिख लें बेटा। जो टेक्नीशियम है TC, इसके जो खोज करता हैं एमिलो सग्रे, इसके बढ़िया हैं, छोटे से हैं, एमिलो सग्रे इसकी खोज करता हैं, और इसकी खोज की थी 1937 में। ठीक है, एमिलो सग्रे ये इसकी खोज करता है। ठीक है बेटा, तो इन चार तत्वों की जो भविष्यवाणी की थी, इसको शुरुआत में उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था एका बोरॉन, इस तरह के नाम दिए थे। इनकी चार तत्वों की खोज की थी, इन लोगों ने की थी, और इसे स्टेट्स पे की थी। इस चीज़ को नोट्स कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए।
है ना। तो ये वीडियो पोस्ट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अब और बताता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा खोजे जाने वाले 10 तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हेडिंग डाल लीजिए बेटा, खोजे जाने वाले 10 तत्वों के नाम। खोजे जाने वाले 10 तत्वों के नाम। हेडिंग डालो, खोजे जाने वाले 10 तत्वों के नाम। तो बेटा 10 तत्व कौन कौन से हैं जो खोजे गए हैं बाद में, ठीक है। तो खोजे जाने 10 तत्वों के नाम, और ऐसा एरो बनाओ उसके सामने और लिखो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, ठीक है। सारे में प्रत्येक लिख लेता हूँ। आप इनके बेटा जो पूरे नाम हैं वो प्रोडक्ट टेबल से लिख लेना। FRRAAC और PA, ये 10 तत्व बेटा खोजे गए हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन इन तत्वों की भविष्यवाणी तो इन्होंने पहले ही कर दी थी, 4 एलिमेंट्स की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, देखो मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों का ज्ञान नहीं था। लिखेंगे मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों का ज्ञान नहीं था, ठीक है। मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों का ज्ञान नहीं था, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 8 वर्ग थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 8 वर्ग थे, ठीक है। विराम लगाइए, नीले से पॉइंट बना के लिख लीजिए नोट करके। शून्य वर्ग को अक्रिय गैसों की खोज के बाद अलग से जोड़ा गया है। शून्य वर्ग को अक्रिय गैसों की खोज के बाद अलग से जोड़ा गया है, ठीक है। तो बेटा मैंने जितना आपको पढ़ा दिया इतना आप अच्छे से पढ़ लेना, जितना पढ़ा दिया आप अच्छे से इसको पढ़ लेना और 1-2 बार रिवीजन कर लेना। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन बेटा आपको 100% जानकारी होनी चाहिए अगर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम देने हैं तो, ठीक है। तो इसकी आवर्त सारणी से, ये आवर्त सारणी दी गई, इससे लाभ क्या मिला, इस आवर्त सारणी से हमें लाभ क्या क्या मिले, ठीक है। और इस आवर्त सारणी में प्रॉब्लम्स क्या रहीं, इस आवर्त सारणी में दिक्कत क्या हुई जो हमारे लिए बाद में आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घकाल आवर्त सारणी देनी पड़ी। इस सब पे चर्चा हम कल करेंगे वीडियो में। ये थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो गया, बोरिंग लगा होगा, लेकिन बेटा ये कंपटीशन में यही पूछा जाता है। दीर्घकाल आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं बनते, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बच्चा इसको पढ़ता नहीं है, टीचर भी पढ़ाते नहीं है क्लास में। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, जितना समझाया जा रहा है उतना नोट करते रहो। कोई भी दिक्कत हो बेटा कमेंट्स करके जरूर बताओ, और जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं ना बेटा कमेंट्स कर दिया करो। आप कमेंट्स कर देते हो तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। आप जब पढ़ते नहीं ना, पढ़ाने का फिर मन भी नहीं करता, है ना। फिर से मैं एक बार आपसे कहता हूँ, बाकी सब लोग तुमसे बोलेंगे तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। आपसे सब लोग ये बोलेंगे, बाकी सब लोग ये बोलेंगे तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको भी उन्हें जवाब देना चाहिए कि मैं तो कर लूँगा, मैं तो